हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित चतुर्वेदी सिद्धांतु एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज का जो मेन टारगेट है मेरा वह है क्रिटिकल रीजनिंग। तो आज मैं आप लोगों को क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो में आप लास्ट तक इसको देखिएगा और आपको इस वीडियो से पता चलने वाला है कि क्रिटिकल रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज की डेट में अगर हम बात करें, चाहे वो क्लरिकल हो, चाहे वो पीओ हो, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो आईबीपीएस को हो, है ना, चाहे वो एसबीआई को हो, पीओ हो या क्लरिकल हो या इवन इंश्योरेंस के एग्जाम हो, सभी में क्रिटिकल रीजनिंग का वेटेज बहुत ज्यादा हो गया है और मोस्टली बहुत सारे बच्चे क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़ देते हैं। एक बात समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जहां पर हमें कोई पेपर पेन की जरूरत नहीं है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ पढ़ कर के आंसर देना है। अगर वो इतना आसान होता तो फिर तो कोई भी इंसान आसानी से, क्योंकि आप सबको पता है कि मोस्टली अगर हम देखें तो रीजनिंग का अगर मेंस का कट ऑफ देखें तो 10 या 12 ही मार्क्स जाता है और अकेले कई बार 10 से 12 क्वेश्चन आपके मेंस में क्रिटिकल रीजनिंग के आ जाते हैं। तो अकेले वहीं से कट ऑफ क्लियर हो सकता है, मतलब बच्चा कुछ और ना पढ़े, सिर्फ इतना ही पढ़ के चला जाए तो सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, अगर ये इतना आसान होता तो फिर तो कोई भी कर लेता, क्योंकि पढ़ करके आंसर देना है। अगर पढ़ करके आंसर देना है, अगर ऐसी चीज अगर मेंस में आ रही होगी तो जाहिर सी बात है यूं आसान तो नहीं होगी, क्योंकि हम सबको उसकी मेंटेलिटी समझ पाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसकी भावना क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसको पकड़ पाना कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करना। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे चीजों को हैंडल करना है, कैसे चीजों को आपको समझना है, कैसे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, कैसे आपको क्वेश्चन को टैकल करना है, वो सारी बातें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है बेटा, यह टॉपिक ऐसा जो एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, मैं मतलब ये प्रैक्टिस मांगता है। तो अगर आप इस बात को समझेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपसे मेंस में 10 या 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से अगर 5, 6 या 7 क्वेश्चन आपसे हो जाए, देखो पूरे के पूरे कर पाना तो पॉसिबल नहीं होता जनरली, मैं ये नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरली पॉसिबल नहीं होता है ना। मतलब सभी के सारे सही हो जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जनरली बहुत कम ऐसा होता है ना, मतलब उनके परसेंटेज कम है। बट मैं ये कहता हूं कि अगर 10 या 12 सवाल आए हैं तो उसमें से 6, 7, 8 सवाल जरूर आपके सही होंगे, 1, 2, 3 ही आप छोड़ेंगे। तो 6, 7, 8 क्वेश्चन भी सही हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि मेंस में 1 क्वेश्चन की मार्किंग 1.2 या 1.5 होती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 8 क्वेश्चन की मार्किंग में आपको 10 या 12 नंबर मिल जाएंगे, 15 नंबर मिल सकते हैं। और इसमें से डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन के आपके कितने क्वेश्चन आए हैं, और इस तरीके से आपका अकेले सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करवा सकता है क्रिटिकल रीजनिंग। तो यह बहुत ज्यादा वेटेज लेकर चलने वाला टॉपिक है, आपको इसकी इंपॉर्टेंस ही समझनी पड़ेगी। और आपको इस चीज को समझना है कि अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो अब आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे मेंस का, आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, आप में एक अलग ही एनर्जी होगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? तो आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी बातें सिखाने वाला हूं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। टोटल लगभग 7 डिफरेंट टॉपिक होते हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले टॉपिक का नाम स्टेटमेंट एंड एजम्पशन है। दूसरा जो टॉपिक है वह है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तीसरा जो टॉपिक है वह है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। चौथा जो टॉपिक है वह स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है। देन CNA एक्शन है। देन अगला जो टॉपिक है वो है कॉज एंड इफेक्ट। देन अगला टॉपिक है असर्शन एंड रीजन है। और लास्ट टॉपिक जो है वह है स्टेटमेंट एंड इन्फेरेंस है। अभी आप बोलेंगे सर आपने इसको लास्ट में क्यों लिखा है? वास्तव में इसे मुझे लिखना चाहिए था 3rd नंबर पर, कंक्लूजन के जस्ट बाद, ठीक है। यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था 3rd नंबर पर, क्योंकि एजम्पशन, कंक्लूजन और इन्फेरेंस आपको समझना जरूरी है। ये तीनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो कैसे कनेक्टेड है जरूरी है। तो आप बोले फिर इसको आपने लास्ट में क्यों लिखा? सर लास्ट में लिखने का पर्पज ये है बेटा कि ये तो बहुत पहले से आ रहे हैं, लेकिन ये पिछले 5-7 सालों से, मतलब 2017-18 से अगर हम बात करें, 19 से बात करें, तो इनका वेटेज खूब बड़ा इन्फेरेंसेस का। पहले कम आता था, अभी ये अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के बाद से इसका वेटेज ज्यादा बढ़ा इन्फेरेंसेस का, है ना। लॉकडाउन जो कोरोना का टाइम था उस पीरियड के बाद से इन्फेरेंसेस का वेटेज ज्यादा बढ़ गया है, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, स्पेशली इन SBI PO, है ना। तो इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा, क्योंकि ये बाद में आया है, ये पहले से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं, बहुत पहले से आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है।
बट आपको इसमें इसमें और इसमें क्या लिंक है समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा एक हल्का सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको दूंगा इस सभी टॉपिक के बारे में, देन क्वेश्चंस पर आऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट क्या होता है बेटा, देखो अगर आप किताबी डेफिनेशन पढ़ने वाले हो बेटा, आप गूगल करके निकाल लेना, आप पढ़ लोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। कारण क्या है, किताबी डेफिनेशन पढ़ के हमारी चीजें सॉल्व नहीं होती, हमें एक सोच चाहिए जो शायद मैं जिस तरीके से सिखा रहा हूँ अगर आपने उस बात को समझ लिया तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको डेफिनेटली ये वीडियो यूजफुल होने वाला है, आप इस बात को मान के चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या होता है बेटा, कोई भी बात जो बोली गई स्पीकर के द्वारा वह एक स्टेटमेंट है। अब हम बात करते हैं एजम्पशन क्या होता है, उसमें नाम ही दिया एजम्पशन, एज्यूम करना है। हिंदी में बोले तो पूर्वानुमान होता है। हिंदी वर्ड कई बार बड़ा अच्छा हो जाता है मीनिंग समझने के लिए। पूर्वानुमान का मतलब पहले से ही अनुमान लगा लेना है। कहने का मतलब क्या है, स्पीकर ने अगर कोई बात बोली है तो उसके मन में कोई बात चल रही है, तो स्पीकर की कही गई बात से, या आपको समझिएगा ध्यान से, स्पीकर की कही गई बात से किसको, रीडर को, पढ़ने वाले को, या सुनने वाले को, लिसनर को, या फिर जो वॉच कर रहा है वॉच करने वाले पर्सन को अनुमान लगाना है, जूम करना है कि वो क्यों कह रहा है इस बात को, उसके पीछे की वजह क्या है, रीजन क्या है। जो आपका स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट करना चाहिए क्या, एजम्पशन। तो एजम्पशन क्या है, जो वास्तव में सही नहीं है लेकिन उसको हम वैलिड मानते हैं, ग्रांटेड मानते हैं। क्यों ग्रांटेड मानते हैं, क्योंकि पर्पज क्या है उसका, जो कहने वाला उसके हिसाब से उस बात को मानना है। मतलब हमें इस बात को समझ कर लेना है कि एजम्पशन क्या है, स्टेटमेंट के पहले का ही एक्शन हो गया है, पहले ही वो अनुमान लगाया जा चुका है। अनुमान लगाना आपको कि इसके पीछे की वजह क्या है, तो स्टेटमेंट के जस्ट पहले का ही एक्शन जो क्या है, एजम्पशन है। मतलब जो स्पीकर ने बात बोली है उसके मन की बात को आपको समझना है। तो उसके मन की बात को आप कैसे समझेंगे, आप उसके मन की बात को आप समझेंगे उसकी कही गई बात से, उसके बोली गई बात से, मीन्स स्टेटमेंट को रीड करके। तो स्टेटमेंट को रीड करके या फिर उसे सुन करके या वॉच करके आपको उसका आंसर देना है कि जो स्पीकर है उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्यों ऐसी बात बोल रहा है, उसके हिसाब से क्या है ये, इसका मतलब उसका क्या पर्पज होता है ना। तो ये कहला जाता है क्या, एजम्पशन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेकर के मैं आ रहा हूं, है ना, कि मैंने आपसे अगर बोला कि एक गिलास पानी देना, एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको कि एक गिलास पानी देना। अब आपने क्या अनुमान लगाया, आपने अनुमान लगाया कि सर को प्यास लगी हो सकती है, जरूरी नहीं है, लेकिन अब मैंने किस मेंटेलिटी से आपसे पानी मांगा ये आपको पता नहीं, लेकिन आपने अनुमान लगाया कि सर प्यासे हो सकती है, क्योंकि जैन जनरल सेंस में अगर देखा जाए तो एक गिलास पानी इंसान पीने के लिए ही मांगता है। बट कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपसे एक गिलास पानी पीने के लिए मांगू, हो सकता है उससे मैं हाथ धुल लूं या कोई और काम कर लूं। बट मैंने अगर आपसे बोला कि बेटा एक गिलास पानी देना, ये मेरा स्टेटमेंट था, तो मेरे पीछे की वजह क्या है उसको समझना है। तो मेरे पीछे की वजह ये है कि आप मुझे पानी पिला सकते हैं या आप मुझे पानी दे देंगे। तो मेरे जो बोलने की वजह, अगर मुझे इस बात का पहले से आभास हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी कि आप मुझे पानी नहीं पिलाएंगे, आप मुझे पानी नहीं देंगे, तो मैं कभी भी आपसे मांगूंगा ही नहीं। तो मतलब आपको हो सकता है आप ना दें, ऐसा भी हो सकता है, बट मैं क्या सोच रहा हूं, मैं ये सोच ही नहीं रहा कि नहीं होगा, नहीं देंगे आप, क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो फिर आपसे पानी मांगूंगा ही नहीं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, देयर इज अ पॉजिटिविटी, देयर इज अ होप, मेरे मन में एक पॉजिटिविटी है, एक होप है, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं आपसे पानी मांग रहा हूँ मीन्स आप मुझे दे सकते हैं पानी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर गिविंग मी वाटर। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, तो आपको मेरे मन की बात समझना। तो इसका एजम्पशन क्या बनेगा कि बच्चा सर को पानी पिला सकता है, या सर प्यासे हो सकते हैं, या बच्चा सर को पानी दे सकता है। बात समझ पा रहे हैं, तो ये एज्यूम करना हो गया। और आपने दो तीन, एक ही जरूरी नहीं कि एक स्टेटमेंट का एक ही आपका एजम्पशन हो, बहुत सारे एजम्पशन हो सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट के, ठीक है। होपफुली सबको समझ में आया होगा। नाउ हम बात करते हैं कंक्लूजन की। अब कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन जो होता है वो एक तरीके से रिजल्ट होता है जो कंक्लूड किया जाता है, जो 100% वैलिड होता है, 100% लॉजिकल होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें बच्चा अपना दिमाग लगा लेता है। आपको कभी भी इस बात को दिमाग में रखना है कि कभी भी स्टेटमेंट से बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है। मतलब जितनी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में गिवन है उसी के हिसाब से ही आपको कंक्लूजन को सॉल्व करना। अगर आपने उससे ज्यादा ले लिया तो फिर वो गलत हो जाएगा, मीन्स रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करना। बहुत बार बच्चा क्या हो, रियल लाइफ से रियलिटी को ले लेता है। तो रियलिटी को लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस बात को दिमाग में रखना है कि रियलिटी में जाने से पहले इस बात को दिमाग में रखना है कि रियल की इंफॉर्मेशन नहीं लेना, रियलिटी से आप कनेक्ट करके चीजों को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ले सकते हैं, रियलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, बट रियलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं लेना है। इंफॉर्मेशन जितनी लिमिटेड आपके क्वेश्चन में है, जितना डेप्थ में क्वेश्चन है, उसी डेप्थ में आपका कंक्लूजन होना चाहिए। इवन नॉट कंक्लूजन, एजम्पशन भी, कोई भी चीज एजम्पशन हो या कंक्लूजन हो,
स्टेटमेंट के बाहर की इंफॉर्मेशन से नहीं होना चाहिए। जितना लिमिटेड हमारा एजम्पशन, जितना हमारा लिमिटेड क्या है स्टेटमेंट है, उतना ही लिमिटेड हमारा एजम्पशन या कंक्लूजन होना चाहिए, उससे ज्यादा डेप्थ में नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसी की बात करूं, मैंने आपसे कहा एक गिलास पानी देना। अब मैंने एक गिलास पानी देना, इससे आप इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि सर को प्यास लगी है, तो दैट कैन नॉट बी कंक्लूडेड, क्योंकि मैंने ऐसा डायरेक्टली आपसे बोला ही नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि एक गिलास पानी पिलाना, अभी देखो दोनों सेंटेंस में फर्क है। मैंने क्या पहला था, पहला सेंटेंस था मेरा, पहला स्टेटमेंट था एक गिलास पानी देना। दूसरा क्या है, दूसरा सेंटेंस है मेरा एक गिलास पानी पिलाना। तो पानी पिलाना मतलब आप समझ गए हैं कि सर प्यासे हो सकते हैं। तो अब आप कंक्लूड कर सकते हैं कि सर को प्यास लगी है। तो कंक्लूजन क्या होता है, जब आप स्टेटमेंट से क्लैरिफाई कर पाए, लॉजिकली कंक्लूड कर पाए, वो कहला जाता है कंक्लूजन। तो पहले स्टेटमेंट में आपने एजम्पशन समझा, दूसरे स्टेटमेंट से आपने क्या समझा, कंक्लूजन क्या है। तो किसी भी चीज को कंक्लूड कर देना, रिजल्ट फाइंड आउट कर लेना, क्या हो जाता है, कंक्लूजन कहला जाता है। मींस स्टेटमेंट के बाद का एक्शन जो आपने कंक्लूड किया मेरी कही गई बात से, स्टेटमेंट में जो बात बोली गई, स्पीकर की कही गई बात से लिसनर को, रीडर को या वॉच करने वाले पर्सन को कंक्लूड करना है कि नहीं, उसके कहने से ये पता चल रहा है कि ऐसा ही है, और वो स्टेटमेंट में जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से वो 100% लॉजिकली और वैलिड भी होता है। क्लियर है क्या। अब हम बात करते हैं इन्फेरेंस की। मैं साथ में क्यों कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये इसी से कनेक्टेड है, इसको जानना बहुत जरूरी बेटा। इन्फेरेंस और कंक्लूजन में डिफरेंस क्या है, और अच्छा एजम्पशन कंक्लूजन में क्या डिफरेंस, ये आप सबने समझ लिया। ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एजम्पशन का, लिखा रहेगा एजम्पशन, हेडिंग लगी रहेगी एजम्पशन, मतलब क्वेश्चन आया एजम्पशन का, बट दिया रहेगा कंक्लूजन। अब बच्चों को फर्क ही नहीं पता है कि यार एजम्पशन की कंक्लूजन बहुत बारीक सी डोर है, बहुत पतली सी डोर है, जो हमें समझ नहीं आता, जो एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद समझ में आता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा आता है कि एजम्पशन की हेडिंग लगी है, दिया हुआ कंक्लूजन, एज एजम्पशन वो सही भी था, बट है तो कंक्लूजन, एज ए कंक्लूजन वो सही था, लेकिन है तो एजम्पशन। तो एजम्पशन में कंक्लूजन रहेगा, कंक्लूजन में एजम्पशन रहेगा, तो बच्चा परेशान हो जाता है, उसको सही कर देता है, जबकि वो सही है ही नहीं। मतलब कहने का मेरा कि क्वेश्चन आया है एजम्पशन का, हेडिंग लगी है एजम्पशन की, ये स्टेटमेंट है एजम्पशन, बट यहाँ दिया है कंक्लूजन। अब एज ए कंक्लूजन है सही था, लेकिन भाई कंक्लूजन हमें पता ही नहीं करना, हेडिंग क्या इसकी लगी है एजम्पशन की, मतलब वो एजम्पशन पूछ रहा था कि एजम्पशन तो है ही नहीं है, तो कंक्लूजन है। तो ये आपको समझ होनी चाहिए। सेम कहानी, हेडिंग लगी है कंक्लूजन की, मतलब क्वेश्चन आया एग्जाम में कंक्लूजन का, बट दिया क्या है एजम्पशन। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई एज एजम्पशन है सही था शायद, बट वो आपसे एजम्पशन नहीं पूछ रहा क्वेश्चन में, कंक्लूजन पूछ रहा है। तो कई बार एजम्पशन की हेडिंग लगा के कंक्लूजन देगा, कई बार कंक्लूजन की हेडिंग लगा के एजम्पशन देगा। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, और जिसे मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको समझा पाऊं। बाकी तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ही ज्यादा आपसे बनने वाला है। अब हम बात करते हैं इन्फेरेंस की। इन्फेरेंस क्या होता है, इन्फेरेंस भी एक तरीके का कंक्लूजन ही होता है, जो हम स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से कंक्लूड करते हैं, बट उसमें आप क्या कर सकते हैं, वह भी लॉजिकल होता है, बट उसमें आप अपना एक्स्ट्रा खुद का ऐड कर सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन फैक्ट। नॉट ऐसा नहीं कि जो मन में आए वही कर लो, जो उससे रिलेटेड फैक्ट होता है उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो बस उसमें थोड़ा सा एडिशन अलाउ है, जो रियलिटी में बेस्ड फैक्ट है उसके हिसाब से, लेकिन जो फेनोमिना चल रहा है उससे ही ना, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी, क्योंकि देखो आप कुछ भी अपने मन से ऐड कर सकते हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखना है। अगर आपको अगर डाउट आए तो आप तो बस ये समझो कंक्लूजन ही है, अगर आपको ज्यादा डाउट आता तो। लेकिन अगर आप गहरी बात समझना चाहते हो तो मैं समझाना चाहता हूँ कि इन्फेरेंस क्या होता है, एक तरीके से कंक्लूजन ही होता है, बट वहां पर आप अपना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर सकते हैं, बट बेस्ड ऑन फैक्ट, बेस्ड ऑन रियलिटी, जो लीगल है, बट स्टेटमेंट के अंदर का, नॉट आउटसाइड ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, नॉट आउटसाइड ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट। तो उससे कनेक्टेड जो है उसी से आपको थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हो, जो क्लैरिफाई नहीं है लेकिन आपने क्लैरिफाई कर दिया, तो अपने हिसाब से क्लैरिफाई किया, डिपेंड्स ऑन फैक्ट। क्लैरिफाई था नहीं स्टेटमेंट से, बट आपने क्लैरिफाई किया, तो उस हिसाब से उसे क्या बोल देते हैं, हम इन्फेरेंस कह देते हैं। क्लियर है क्या। देन आर्गूमेंट क्या होता है, अब कोई बच्चा जैसे क्लास में लेट आता है, मैं अगर उससे पूछूं बेटा लेट क्यों आए, तो इस सवाल का जवाब देगा सर ट्रैफिक था, गाड़ी पंचर हो गई, बारिश होने लगी, कुछ भी है। तो जहां भी आर्गूमेंट दिया जाता है वो क्या कहला जाता है, आर्गूमेंट। लेकिन यहां पर जो होगा स्टेटमेंट, वह एज अ क्वेश्चन टैग होगा। हर चीज पर क्या कर दीजिए आप, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या होगा, यहाँ पर हर चीज में वो क्वेश्चन टैग लगाएगा कि क्या इंडिया में स्कूल एजुकेशन मुफ्त देनी चाहिए, फ्री करनी चाहिए, क्या एल्कोहल पर पूरे तरीके से बैन लगाना चाहिए, है ना, क्या इंडिया में एक ही गवर्नरशिप होनी चाहिए, एक ही गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्या एक ही यूनिवर्सिटी होनी चाहिए।
तो एक आर्गूमेंट दिया जाएगा हाँ होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, रीजन देगा। एक बोलेगा ना ऐसा नहीं होना चाहिए, रीजन देगा। अब हाँ के पीछे का रीजन अगर पावरफुल है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट। ना के पीछे का आर्गुमेंट अगर पावरफुल है तो वह भी ना भी हो जाएगा। अब बच्चे के मन में आती है सर हाँ और ना दोनों एट ए टाइम क्यों सही हो जाएगा, कैसे सही होगा, ये तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अल्कोहल की बात किया जाए कि क्या अल्कोहल पर पूरे तरीके से बैन लगाना चाहिए इंडिया में, तो एक ने कहा हाँ लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारा युवा पीढ़ी है ना, हमारा जो यंग जनरेशन है वह एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, उसको है ना कंज्यूम करके उसके हेल्थ पर भी इशू आ रहा है, साथ ही साथ वो अपने फैमिली पर सोसाइटी पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, न्यूसेंस क्रिएट करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है कि हाँ भाई प्रतिबंध लगाना चाहिए, बैन लगाना चाहिए। दूसरा कह रहा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे गवर्नमेंट को एक लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स की इनकम होती है, तो वह भी अपनी जगह पर सही है, पावरफुल रीजन है। जो बोला कि नहीं लगाना चाहिए, तो क्यों नहीं लगाना चाहिए, उसके पीछे रीजन तो दे रहा है कि भाई सरकार को इनकम की जरूरत है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। तो दूसरा भी अपनी जगह सही है, पहला भी अपनी जगह पर सही है ना। समझ पा रहे हैं आप। तो अब बच्चे के मन में डाउट आता है कि सर पहला भी सही है दूसरा भी सही है, दोनों कैसे सही हो जाएंगे। तो याद रखिए इस बात को, यू आर नॉट द अथॉरिटी पर्सन। आपको कोई डिसाइड नहीं करना कि सर हम किसको करें, आपको सिर्फ आर्गूमेंट के आधार पर, आर्गूमेंट के बेस पर आपको बताना है कि कौन सा आर्गूमेंट सही है, कौन सा आर्गूमेंट गलत है। दोनों हाँ और ना एट अ टाइम सही हो सकते हैं। फिर वो जो अपने अथॉरिटी पर्सन होंगे उनको डिसाइड करना है कि भैया पहली बात भी सही है दूसरी बात भी सही है, अब वो किसको प्रायोरिटी दे। फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट में आपको पता है कि अपना जो अल्कोहल है उस पर बैन लगा हुआ है क्योंकि उन्हें हेल्थ को प्रायोरिटी दी है। कुछ स्टेट में अल्कोहल पर बैन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें इनकम को प्रायोरिटी दी है। तो स्टेट का मामला है या फिर गवर्नमेंट का मामला है क्यों किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन आपको डिसाइड नहीं करना, आपको बस एज अ रीजन, जो उसका रीजन दिया है, जो उसमें आर्गूमेंट दिया गया है, उसको समझ करके बताना कि क्या वो वीक है या फिर स्ट्रांग है। क्लियर है क्या। अब हम बात करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन की। तो ये जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है इसमें क्या होता है बेटा, इसमें स्टेटमेंट में इन जनरल एक प्रॉब्लम दी रहेगी और उसमें आपको बताना होगा कि क्या कार्यवाही की जानी चाहिए, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर किसी ट्रेन दुर्घटना में, ट्रेन के एक्सीडेंट में, है ना, मान लेते हैं कि भाई 100 से 150 के बीच में जो पब्लिक है या लोग हैं, उन लोगों को चोटें आई हैं और साथ में 20 लोगों की डेथ हुई है। तो अब इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि भाई जो घायल है उनके इलाजों के लिए जो भी एक सरकार है उसको एक जो भी एक अमाउंट है उसको अनाउंस करना चाहिए कि भाई चलिए इतने आप लोगों को दिया जाएगा ताकि आप इलाज करवा पाएं। और जो डेथ हुई है उन लोगों के लिए कि भाई 4 लाख या 5 लाख रुपए जो भी एक गवर्नमेंट की तरफ से है कि 5 लाख रुपए सभी जो डेथ वाले पर्सन उन लोगों को दिया जाएगा, ताकि एटलीस्ट ये तो नहीं हो सकता कि जो गया तो अभी उसकी भरपाई तो की नहीं जा सकती, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा पैसा आएगा तो सहानुभूति हो जाती है कि जो हो सकता है कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन उनकी उतनी अच्छी ना हो, वो इनकम मतलब जो घर का अर्नर पर्सन है वही चला गया हो, तो घर में जो ये ब्रेड एंड बटर की समस्या खड़ी हो सकती थी वो ना हो, तो कुछ समय तो कटेगा, फिर आगे का देखा जाएगा। तो ये हो जाता है, तो इस हिसाब से सही कोर्स ऑफ एक्शन है कि जो डेथ हुई है उनको 5 लाख रुपए, जो घायल है उनको 1.5 या 2 लाख रुपए जो भी गवर्नमेंट को देना है, वो एक है ना राशि अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को देना चाहिए, तो एक गुड कोर्स ऑफ एक्शन कहला गया। दूसरा, तुरंत जो है ट्रेन के ड्राइवर को टर्मिनेट करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक आप पता नहीं लगा पा रहे हैं कि उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों एक्सीडेंट हुआ, क्या उसमें उसकी गलती थी या किसी और पर्सन की गलती थी, है ना। तो इस वजह से आप जब तक ये डिसाइड नहीं करवा पाएंगे तब तक आपको एक्सट्रीम एक्शन नहीं लेना है। तो टर्मिनेट करना इज नॉट अ गुड कोर्स ऑफ एक्शन, तो सही कोर्स ऑफ एक्शन नहीं कहलाएगा। दूसरा, तीसरा ये हो सकता है कि भाई सरकार को तुरंत एक कमेटी बनानी चाहिए जो इसके पीछे के कारणों का पता कर पाए कि क्यों ये एक्सीडेंट हुआ, किस वजह से हुआ, इसमें किसकी गलती है, क्या फॉल्ट था। तो वो जब समिति जो कमेटी है वह क्या करेगी, अपना रिपोर्ट इसको जब गवर्नमेंट को देगी, है ना, सबमिट करेगी, तब गवर्नमेंट पर उसके हिसाब से एक्शन लेगी। तो वो हो जाता है इंस्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन। क्या हो गया, कमेटी बनाना, फिर इसके बाद के एक्शन जो होगा वो देखा जाएगा, रिजल्ट आने के बाद जो कमेटी का जो भी ओपिनियन आएगा उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। तो ये कहला जाता है कोर्स ऑफ एक्शन। देन बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट की। कॉज एंड इफेक्ट में क्या होता है, एक कोई भी चीज है उसके पीछे का कारण होता है और उसका एक परिणाम होता है। तो कॉज एंड इफेक्ट में क्या हो जाएगा बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई एक मोहन नाम का व्यक्ति है जो सड़क पर एक बाइक चला रहा था और उसमें उसका एक ट्रक से टकराव हो गया जिससे उसको गंभीर चोट आई। एक स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि मोहन को हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। तो अब आप कह सकते हैं पहला वाला कारण है कॉज है, दूसरा उसका इफेक्ट है कि उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका ट्रक से टकराव हुआ है और तब जा करके उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है और हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई।
तो उसका कॉज क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, अब वो जरूरी नहीं है कि एक्चुअल कॉज हो उसका एक्चुअल इफेक्ट हो। ये तो मैंने एग्जांपल आपको दिया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी जो रियल कॉज हो सकते हैं, इंडिविजुअल कॉज हो सकते हैं एक दूसरे के लिए। कोई कॉज है लेकिन उसका इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट है लेकिन उसका कॉज नहीं है, आपस में अलग अलग हो सकते हैं, कनेक्टेड हो सकते हैं। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। असर्शन एंड रीजन क्या होता है, यहाँ भी एक तरीके से वही होता है, स्टेटमेंट होता है, लेकिन स्टेटमेंट के पीछे का कारण क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सबको पता है ना, तो बोला गया कि भाई कोई भी ले लेते हैं कि भाई प्रिया नाम की लड़की जो है मुंबई में किसी एक जगह का नाम ले लेते, कोई भी जगह ले सकते हैं आप, कि भाई जैसे पुणे की बात कर लेते हैं कि हम पुणे में बात कर रहे हैं, तो पुणे में है ना वडगांव बुद्रुक में प्रिया नाम की एक लड़की रहती है ना, जो क्या है मलेरिया पॉजिटिव पाई गई है। अब दूसरा बनाया गया है कि भाई उस वडगांव बुद्रुक का जो पानी है बहुत खराब आता है, जिस वजह से पानी ड्रेनेज में वहां पे स्टोर भी रहता है, और साथ में जो वहां पर बहुत सारी गंदगी है, जिस वजह से बहुत सारे मलेरिया के और डेंगू के मच्छर क्या हो गए हैं। तो अब आपको पता है कि भाई और दूसरा क्या है, उसको ये भी बोला गया कि एक दिन वो बाहर घूमने गई थी तो एक मच्छर ने उसको काटा था। तो अब आप समझ सकते हैं कि आप सबको पता है कि भैया जो मलेरिया होता है वो किसके काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है, मॉस्किटो के कट करने से होता है। तो वो आपको पता है अगर, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, लेकिन अगर नहीं पता तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो कई बार कुछ केसेस में हमें आंसर पता होता है, आसानी से हम दे पाते हैं, रियलिटी पता होती है, कई बार रियलिटी पता नहीं होती। तो जनरली इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, डिसीज या उन सब चीजों पे क्वेश्चन बनता है जो रियलिटी पर बेस्ड है, असर्शन एंड रीजन, कि उसके पीछे का कारण क्या है। जैसे आपको पता है कि भैया मलेरिया किस वजह से होता है, मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। डेंगू बुखार किस वजह से होता है, डेंगू का जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है ना। जैसे हैजा है या कोई भी टाइफाइड है, क्यों होता है, टाइफाइड किसी मच्छर के काटने से नहीं होता है, टाइफाइड का मच्छर से कोई रिश्ता नहीं है। तो अब वहां पे टाइफाइड को उसने कहा कि एक टेस्ट कराया, टाइफाइड हो गया है, ऐसा बोला गया स्टेटमेंट में, और यहाँ पर हो गया कि मैं इस मच्छर ने काटा, तो मच्छर के काटने से टाइफाइड का कोई रिश्ता नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपको समझना होगा कि यहाँ पे रीजन क्या है, तो मच्छर के काटने से टाइफाइड नहीं होता है, इस बात को समझना होगा आपको। तो असर्शन एंड रीजन में इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, और इन्फेरेंस में आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो होपफुली आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी सारी बातें। नाउ वी विल स्टार्ट सम क्वेश्चंस, ठीक है। इस टॉपिक में मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ बेटा, एक एक करके हम सारा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग पढ़ेंगे। क्या कहता है, कहां से है ये, एटलीस्ट 85 फॉरेस्ट फायर्स आर raging in Uttarakhand and have destroyed 165 acres of land in the past 24 hours to 48 hours, forcing the state to seek the center's intervention. Several sorties of the Indian Air Force were raised into service to spray water over the fires, even as it became clear that the state, with a forest cover of 71% of its area, still does not have an effective strategy to deal with forest fires. अब समझिए जरा इस बात को बेटा। यहां पर कह रहा है क्वेश्चन आपका कि क्या हो रहा है, जो अपना एक जंगल है ना उत्तराखंड का, उसमें लगभग 85 जो है उसके जंगल हैं, मतलब फॉरेस्ट 85 फॉरेस्ट है, वहां पर आग लग गई है, जिसमें से लगभग 165 एकड़ जो लैंड है उसमें पिछले 24 से 48 घंटों से आग लगी हुई है, और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है, जिस वजह से आर्मी को बुलाया गया है ना, इंडियन एयरफोर्स को बुलाया गया है, जो इस पे पानी का छिड़काव कर रही है, उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। और उसमें लगभग 71% जो भी उत्तराखंड के टोटल लैंड है उसमें 71% लैंड में क्या है, फॉरेस्ट है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। और इन सब के बावजूद भी उत्तराखंड के पास एक इफेक्टिव जो है स्ट्रेटजी नहीं है ना, जिससे वो ऐसे फायर से बचने के लिए कुछ उपाय कर पाए। तो आपको बताना है विच कोर्स ऑफ एक्शन स्टेट गवर्नमेंट शुड टेक टू डील विद फॉरेस्ट फायर इशू विच में प्रिवेंट इट इन फ्यूचर, भविष्य में ऐसा ना होने पाए, इसके लिए कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को लेना चाहिए डिसीजन, कहां के, उत्तराखंड के। तो पहला कहता है ऑल द ट्रीज शुड बी कट डाउन, क्या सारे पेड़ काट देना चाहिए, आप बतलाइए क्या सही कोर्स ऑफ एक्शन है, तो पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट शुड सीक द हेल्प ऑफ वन पंचायत एंड लोकल पीपल इन चेकिंग फॉरेस्ट फायर एंड सेटअप फायर कंट्रोल रूम्स एंड फायर स्टेशन एट तहसील एंड ब्लॉक लेवल। तो ये तो बिल्कुल सही है ना, वन पंचायत बनाना चाहिए और साथ में लोकल पीपल की मदद लेनी चाहिए कि भैया अगर ऐसा कुछ होता है तो तहसील और ब्लॉक लेवल पे बनाया जाए, ताकि वहां के लोग तुरंत पहुंच करके उस पर काम कर पाए, और वो साथ में देखभाल भी करते रहेंगे, है ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। द ओनली इफेक्टिव वे टू डील विद फॉरेस्ट फायर इज गेटिंग लोकल इन्वॉल्व। अब एक चीज मैंने अभी आपको नहीं बताई, जो सिखा देता हूँ बेटा, सम वर्ड्स जो होते हैं, कुछ हिंट होती हैं जो जरूरत के साथ में आपको सिखाता जाऊंगा, जैसे ओनली, ओनली वन, ऑल, ऑलवेज, है ना,
कंटिन्यूअसली, सीरियसली, सो दैट, है ना, बट, है ना, ऑल्सो, ऐसे वर्ड्स जनरली अगर लग करके आते हैं किसी भी एजम्पशन में या कंक्लूजन में, तो वह जनरली क्या हो जाता है, रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि किसी भी चीज का एक ही सोल्यूशन थोड़ी होता है, देयर आर सेवरल वेज। किसी भी चीज को हैंडल, किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द ओनली इफेक्टिव वे, ओनली लिखते ही अब आप इसको समझिएगा कि ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। द ओनली इफेक्टिव वे टू डील विद फॉरेस्ट फायर इज गेटिंग लोकल इन्वॉल्व टू इंश्योर दैट सच फायर्स आरंट मैन मेड एंड व्हेन फायर्स स्टार्ट इनफ पीपल आर मोबिलाइज्ड टू फाइट देम। अब ये ओनली लगने की वजह से गलत होगा, ओनली हटा दिया जाए तो ये सही हो सकता था। देन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया बेटा, क्योंकि बोथ बी एंड सी या बोथ ए एंड सी तो होगा ही नहीं, तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। क्लियर है क्या? नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन तो सेम ही था। अब यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एज्यूम, यहाँ एजम्पशन बताना है आपको, ठीक है बेटा। तो कहता है सीएम ऑफ उत्तराखंड विल रिजाइन एज अ फेल्यूर टू प्रिवेंट द फॉरेस्ट फायर इशू। अब ये तो देखो एज्यूम क्यों करेंगे आप, ऐसा कौन एज्यूम करेगा, कोई भी नहीं करेगा एज्यूम कि भैया उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक्सट्रीम एक्शन बाद में सोचा जाता है, ठीक है। तो ये कोई एज्यूम नहीं करेगा इसको कहने के बाद से, क्योंकि प्रॉब्लम जो है उससे आपको निपटने का समाधान ढूंढना, तो आप ये एज्यूम नहीं करेंगे कि उत्तराखंड को एक फेलर के लिए क्या कर दें, वो सीएम को वहां से रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, ठीक है। दूसरा है फॉरेस्ट फायर इन द स्टेट इज अ लॉन्ग टर्म इशू विच आर फ्रॉम ईयर्स। अब आप ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म इशू है। क्यों हम बोल सकते हैं ऐसा? क्योंकि उसने कहा है कि स्टिल डज नॉट हैव एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू डील विथ फॉरेस्ट फायर्स। मतलब जिस जगह पर इतना ज्यादा लैंड में इतना ज्यादा फॉरेस्ट एरिया हो कि टोटल जो भी लैंड है उसमें से 71% में अगर आपका क्या है, फॉरेस्ट है, और अगर आप में आज ये समस्याएं हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट फायर इन द स्टेट है इज अ लॉन्ग टर्म इशू है विच आर फ्रॉम ईयर, जो कई वर्षों से होगा, क्योंकि इंस्टेंट वाला नहीं है, ठीक है। आगे कहता है एयरफोर्स पर्सनल गॉट क्या है, ट्रेनिंग टू हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। अगल उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई होती तो फिर कहां से इंडियन एयरफोर्स आती और वो पानी का छिड़काव करती, है ना। इसका मतलब तीसरा भी बिल्कुल सही, उनको ट्रेनिंग तो दी गई होगी। अगला है अदर स्टेट्स विच कवर्स मेजर फॉरेस्ट एरिया विल बी अलर्ट एंड टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। बिल्कुल कि यार किसी जगह पर अगर आग लगेगी और ऐसी कोई और स्टेट है जहां पर इतने सारे जंगल होंगे, इतने सारे फॉरेस्ट होंगे, तो उनको तुरंत क्या हो जाएगा, आभास हो जाएगा कि यार अपने यहाँ भी ऐसा हो सकता है, तो वो अब इससे चौकन्ने हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, और वो एक प्रिवेंटिव क्या करेंगे, मेजर्स लेंगे कि चलो भाई कहीं ऐसा हमारी तरफ ना होने पाए, तो उस पर जो भी एक उचित हो सकता है समाधान वो ढूंढेंगे उसका। तो अगला भी सही है। ऑल द एनिमल्स इन उत्तराखंड फॉरेस्ट विल बी शिफ्टेड। ये क्या बात हो गई कि आप उत्तराखंड के सारे एनिमल को शिफ्ट कर दो, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं कि सारे आप एनिमल को शिफ्ट कर दे, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा सही, मींस ऑप्शन ई विल बी करेक्ट आंसर। होपफुली सभी को समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। कहता एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे इंस्ट्रक्शन गिवन बाय हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है। अब इसमें आर्गूमेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बेटा, आर्गूमेंट की बात कर रहा है। और अब मैंने आपको आर्गूमेंट में सिखाया है कि आर्गूमेंट कैसे सॉल्व करते हैं, तर्क देना है। तो एवरी इंडिविजुअल शुड कंज्यूम एन एप्पल डेली टू कीप हिमसेल्फ, ठीक है, फिट फिजिकली एंड मेंटली। अभी देखो आपको आर्गूमेंट देना है कि भैया क्या ये, उसको आर्गूमेंट का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, स्ट्रॉन्ग करना उस चीज को। तो कहता एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे इंस्ट्रक्शन गिवन बाय हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया के हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐसा एडवाइस दिया है कि अगर आप दिन में हर दिन एक एप्पल खाते हैं तो आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। तो पहला कहता है एवरी इंडिविजुअल शुड कंज्यूम एन एप्पल डेली टू कीप हिमसेल्फ फिट फिजिकली एंड मेंटली। ये बिल्कुल सही है। रियल जूस ऑफ एप्पल फ्लेवर शुड बी बैंड बोला है, तो अगर वो एप्पल खाने की बात करें तो आप एप्पल जूस को बैन कर दो, तो ये तो गलत बात हो जाएगी, तो इससे आर्गुमेंट नहीं सही है। टू कंज्यूम एन एप्पल डेली बाय एवरी इंडिविजुअल इज नॉट पॉसिबल एज इट इज कॉस्टली इन समर सीजन। ये भी इसका सही आर्गुमेंट नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। देन एन इंडिविजुअल कैन बी हेल्दी बाय टेकिंग ग्रीन वेजिटेबल, ये तो इसका वही नहीं है, ग्रीन वेजिटेबल से इसका मतलब ही नहीं। तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या कहला जाएगा, केवल पहला सही है, और केवल पहला कहाँ है, कहीं पर भी नहीं है। तो आंसर विल बी ई ऑप्शन। क्या हो जाएगा आंसर बेटा, ई ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रोगेट्स द फैक्ट फाउंड इन द स्टडी। एब्रोगेट्स का मतलब होता है कौन सा जो है इसको निरस्त कर रहा है ना,
मतलब कौन सा इस बात को अपोज कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो अपोज करने की बात कर रहा है। तो कहता है एटलीस्ट 11% ऑफ प्रीमेच्योर डेथ इन पीपल लेस देन 70 ईयर ऑफ एज इज ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो ये तो इसको सपोर्ट ही कर रहा है ना। तो यहाँ से सपोर्ट कर रहा, तो ये तो अपोज कर ही नहीं रहा, निरस्त करने का मतलब अपोज करना है ना, मतलब उसका करे, तो ये सपोर्ट कर रहा है। The life expectancy in India will be increased by 1.7 year if pollution level will get lower than the minimum level associated with health loss। तो अगेन ये इसको सपोर्ट ही कर रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना, कि अगर कम हो जाएगा पोल्यूशन तब उनका बढ़ेगा, तो ये भी एक तरीके से सपोर्ट ही कर रहा है। There are total of 7 cities of India in the list of top 20 world safest cities to breathe। सांस लेने के लिए जो भी सबसे टॉप 20 सिटी उसमें से 7 सिटी इंडिया की है, तो यह इसको क्या कर रहा है, कमजोर बना रहा है, यह इस बात को निरस्त कर रहा है। तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर, और थर्ड कहाँ है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया बेटा? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 5 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द स्टडी, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन लाइन एज पर द अबव स्टेटमेंट। उसके स्टेटमेंट के हिसाब से एज कौन सा इन लाइन नहीं है ना, मतलब उसको सपोर्ट कौन सा नहीं कर रहा है। तो द राइजिंग population will further increase the vehicle growth and so emission will increase to a larger extent। अब आप सबको पता है कि अगर हम पॉपुलेशन आपकी बढ़ेगी, अगर ऐसे तो व्हीकल ग्रोथ बढ़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग व्हीकल का यूज करेंगे, तो व्हीकल ग्रोथ भी बढ़ेगा और इससे एमिशन क्या हो जाएगा, और बढ़ेगा। तो अगेन ये क्या कर रहा है, इसके लाइन में ही है, नॉट इन लाइन तो नहीं है। दूसरा है द स्विच टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज नीडेड टू रिजॉल्व द सिचुएशन ऑफ एयर पोल्यूशन। यह भी एक तरीके से एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है कि अगर ऐसा करेंगे तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, मतलब यह भी इससे कनेक्टेड ही है। तीसरा हो जाएगा देयर इज एन इमरजेंट नीड फॉर पीपल टू अडॉप्ट अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल दैट रिलाइज ऑन लेसर एनर्जी कंजम्पशन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। तो अगेन ये क्या है, वो बात कर रहा है कि अगर आप इन सब चीजों का यूज करेंगे तो क्या होगा आपका, है ना, आपको सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अगर आप चाहते हैं तो अडॉप्ट करना चाहते हैं अगर आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एनर्जी को कम कंज्यूम करना पड़ेगा, मतलब ये जो पोल्यूशन आप बढ़ा रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा। तो यह भी इसके कनेक्टेड है ना। और इस तरीके से अगर हम बात करें तो सारे के सारे इससे कनेक्टेड है, तो नॉट इन लाइन कोई भी नहीं है, सारे ही रॉन्ग हो जाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। ओके, क्या सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप सबको पता है कि हमारा क्या है, डेली लाइव क्लासेस हैं, आप सबको पता है यूट्यूब पर हम लोग फ्री लाइव क्लासेस लेते हैं, तो ये सारा आपको पता है, इसके बारे में आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर हमारा ऐप है, ऐप में जो भी फैसिलिटी आपको दी जाती है उसके बारे में है। ये हमारी ऑफलाइन क्लासेस की फैसिलिटी है जिसमें हम डेली क्लासरूम सेशन करते हैं, सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको मिलेंगी, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग होती है, साथ में मेंटरशिप होती है, कंप्लीट एग्जाम स्ट्रेटजी एंड स्टडी प्लान बताया जाता है, प्रिंटेड नोट्स दिए जाते हैं और प्रैक्टिस मटेरियल दिया जाता है, और रेगुलर टेस्ट सीरीज होती है, मॉक टेस्ट, तो सारी बातें, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Other than being an essential source of water for Indian agriculture, the monsoon plays a critical role in flushing out pollutants over Asia. However, recently increased pollution। इसका मतलब क्या है, अदर देन बीइंग एन एसेंशियल सोर्स ऑफ वाटर, मतलब पानी के जो अन्य उपयोग है उसके अलावा, है ना, इंडियन एग्रीकल्चर में मानसून जो है, मानसून प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन फ्लशिंग, मतलब मानसून से देखो पानी तो आता ही है, तो मानसून से पानी तो मिलता ही है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन उसके अलावा भी उसका और भी उपयोग है, किसका, मानसून का, वो क्या है, फ्लशिंग आउट पोल्यूटेंट्स ओवर एशिया, मतलब पूरे एशिया महाद्वीप की बात कर रहा है कि जो भी आपका पोल्यूशन है, तो जब वो बारिश होती है उससे पोल्यूशन कम हो जाता है, कचरा कम हो जाता है, उसको क्लीन करने में काम करता है बारिश। तो बारिश से सिर्फ पानी नहीं मिलता है, बल्कि मानसून से हमें सिर्फ पानी नहीं मिलता है, बल्कि पूरा जो हमारा इन्वायरमेंट है वह भी क्लीन होता है। हाउएवर रिसेंटली इंक्रीज पोल्यूशन पर्टिकुलरली फ्रॉम कोल बर्निंग, स्पेशली फॉर कोल बर्निंग से जो हमारा पोल्यूशन बढ़ रहा है, कुड पोटेंशियली वीकन दिस एबिलिटी ऑफ द मानसून, मानसून की इस क्षमता को क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है, वीक कर रहा है। तो कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, और डिड्यूस का मतलब क्या हो जाता है बेटा, कंक्लूड करना है आपको, डिड्यूस का मतलब क्या हो जाता है, कंक्लूड करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहता है द अनयूजुअली हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ particular matter in the last few days in India clearly shows that air pollution is emerging as a big problem। तो बिल्कुल सही कह सकते हैं, तो पहला बिल्कुल आप कंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, as the climate gets warmer and frequently of rains reduces, such spurts in quotes particular making breathing difficult will become a new normal and new the government is not waking up the alarm।
अब हम गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे बोला ही नहीं गया कि गवर्नमेंट अलार्म मतलब गवर्नमेंट इसमें अलर्ट है कि नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा। बोथ द periodicity and duration of dry spells in the country were rising as total rainfall events in a year had fallen, even though the average rainfall in a year has not changed much, a direct consequences of climate change. Again देखो यहाँ पर both the periodicity and duration of dry spell in the country were rising as total rainfall events in a year had fallen, even though the average rainfall, ये rainfall की बात कर रहा है, बारिश की बात कर रहा है, और वो बात कर रहा है पोल्यूशन की बात कर रहा है, तो ये भी इससे कनेक्टेड नहीं है। The annual average rainfall has remained the same because the frequency of heavy downpours increased in the past 2 decades. ये डिकेड की बातें करने लगा, वो सिर्फ वो बात कर रहा है मानसून की कोल को वजह बता रहा है, और ये किसी और चीज की बात करती है, अलग रॉन्ग हो जाएगा। Their air quality in the region deteriorated because of dust storm in western India. अब वेस्टर्न इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान, तो अगेन ये इससे कनेक्टेड नहीं है, राजस्थान के बारे में कोई भी बात नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली ए विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया बेटा? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सभी लोग ध्यान से समझेंगे इस बात को। कहता है आपका स्टेटमेंट है मोर हाउसेस, इसमें बताना क्या है आपको, कंक्लूजन बताना है, कैन बी ड्रॉन, ठीक है। मोर हाउसेस इन सिटी एक्स हैव लिफ्ट्स इन देम एज कंपेयर टू द हाउसेस इन सिटी वाई, है ना। अब ये आपका पहला है, पीपल ऑफ सिटी एक्स आर टू लेजी, पीपल ऑफ सिटी एक्स आर रिचर देन द पीपल ऑफ सिटी वाई। अब आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि जो हमारा एक्स है सिटी, उसमें ज्यादा हाउस है कहाँ, कंपेयर टू सिटी वाई में, जहां पर लिफ्ट ज्यादा है। मतलब एक्स सिटी है एक, दूसरी वाई सिटी है, तो एक्स सिटी में जो लिफ्टों की संख्या है बिल्डिंग्स में एज कंपेयर टू वाई सिटी वो ज्यादा है। तो इसका कंक्लूजन आपको बताना है कि क्या कंक्लूजन निकालेंगे, किस वजह से ऐसा है। तो आप ये कह दीजिए कि भाई पीपल ऑफ सिटी एक्स आर टू लेजी, वो लेजी है इसलिए उन्हें लिफ्ट लगवाया है। तो आप बताओ लेजी होता कोई तो इसलिए लिफ्ट लगवाता है क्या? नहीं, तो रॉन्ग हो जाएगा। हो सकता है कि वो अभी न्यू डेवलपमेंट हो, तो भैया जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है टेक्नोलॉजी आती है, या हो सकता है वहाँ की बिल्डिंग्स बहुत हाई हो, ऊंची ऊंची बनी हो, बहुत सारे उसमें फ्लोर्स हो, तो जब इंसान को बहुत ज्यादा ऊपर की फ्लोर है, अगर 100वें फ्लोर पे चढ़ना है, 18th फ्लोर पे चलना है, 22nd फ्लोर पे चढ़ना है, 50 फ्लोर की बिल्डिंग पे चढ़ना है, तो अब आपको ऐसे हर दिन अगर चढ़ना उतरना होगा, घर में बुजुर्ग भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, तो दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ लिफ्ट लगना होगा। तो डिपेंड कर सकता है कि आपकी वहाँ कितनी ऊंची बिल्डिंगें हैं, तो ये तो नहीं कह सकते। पीपल ऑफ सिटी एक्स आर रिचर देन, इसका ये भी लेना देना नहीं कि वाई से, सिटी वाई के अपेक्षा जो सिटी एक्स के लोग ज्यादा अमीर है इसलिए उन्हें लिफ्ट लगवाया है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। वी कैन नॉट कंक्लूड फर्स्ट, ऑल्सो वी कैन नॉट कंक्लूड सेकेंड, बोथ आर रॉन्ग, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। समझ में आया बेटा? होपफुली सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एज एन emerging economic superpower it is quite tragic that more than 1 in 3 children in India are stunted। stunted का मतलब होता है बौना होना, हाइट कम होना, ठीक है, छोटे कद के लोग। स्टंटिंग इज एसोसिएटेड विद एन अंडर डेवलप्ड ब्रेन विद लॉन्ग लास्टिंग हार्मफुल consequences and increased risk of nutrition related chronic disease such as diabetes, hypertension and obesity in future. Thus stunting can be classified by itself as an illness as it leads to negatively affecting the present and future of the child। समझ पा रहे हैं आप बेटा? तो यहाँ पर आपको समझना होगा, आपको इसमें बताना क्या है, पहले इसको बात करते हैं। तो उसने कहा विच ऑफ देम स्ट्रेंथ, विच ऑफ देम स्ट्रेंथन और वीकेन, मतलब कौन सा इनमें से जो ऑप्शन है वो कौन सा इसको स्ट्रेंथ दे रहा है, कौन सा इसको वीक कर रहा है। क्लियर है क्या? तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन न्यूट्रिशन एक्सेस प्रोग्राम हैव नॉट रिजल्टेड इन प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन चाइल्ड इन मेलन्यूट्रिशन और स्टंटिंग। तो अब आप इससे कह सकते हैं कि ये क्या है, स्ट्रेंथ दे रहा है, यही बात तो कर रहा है कि आपको जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, बाकी चीजें हैं, तो बौना होना एक बीमारी है एक तरीके से, तो इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन है, बाकी चीजों के तरीके से इसको बीमारी के तौर पर उसको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि जो उनका प्रेजेंट और फ्यूचर है बच्चों को खराब हो रहा, अफेक्ट हो रहा है इस वजह से, है ना, तो इस पर काम किया जा सकता है। तो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन न्यूट्रिशन एक्सेस प्रोग्राम हैव नॉट रिजल्टेड इन प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन चाइल्ड। हैव नॉट रिजल्टेड का मतलब है, आप सबको पता है कि उसने ये कहा है कि अगर आपने न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाए हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों को आपने न्यूट्रिशन दिया, सब कुछ दिया है, बट इन सब के बावजूद क्या हुआ है, नॉट रिजल्टेड है क्या, डिक्रीज इन चाइल्ड मेल्ट्रेशन और स्टंटिंग, मतलब उनका जो बौनापन हो कम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? साफ साफ तो कह रहा है क्वेश्चन में कि एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक सुपर पावर इट इज क्वाइट ट्रेजिक दैट मोर देन 1 in 3 चिल्ड्रन, 3 में से एक बच्चा क्या है, स्टंटेड है।
स्टंटिंग इज एसोसिएटेड विथ एन अंडर डेवलप्ड ब्रेन की तरह उसको है, क्यों है, विथ लॉन्ग लास्टिंग हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यूट्रिशन रिलेटेड chronic disease such as diabetes, hypertension and obesity in future। मतलब न्यूट्रिशन की कमी है उनमें, मतलब कोई भी बीमारी हो सकती है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, क्रोनिक डिसीज है, इन सभी चीजों से हो सकता है उनको प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए उनको क्या है एक बीमारी के तौर पर काउंट करना चाहिए। तो ये पहला वाला जो कह रहा है कि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन न्यूट्रिशन एक्सेस प्रोग्राम हैव नॉट रिजल्टेड इन प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन चाइल्ड मेल्ट्रिशन और स्टंटिंग। तो ये क्या कर रहा है, इसको स्ट्रेंथ दे रहा है। अगला क्या कह रहा है, मल्टीपल रिसर्चर्स हैव प्रूवन द लिंक बिटवीन इलनेस एंड मेल्ट्रिशन स्टंटिंग इन चिल्ड्रन। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि अगर ये लिंक की बात कर रहा है कि रिसर्च जो हुई है बहुत सारी, वो लिंक है किसके बीच में, इलनेस और अपना स्टंटिंग है या मेल्ट्रेशन है, इसके बीच में अगर वो लिंक बना रहा है तो आपको ये पता ही नहीं चल पा रहा है, रिसर्च से कहीं पर भी इस बारे में बोला ही नहीं है इसमें कि रिसर्च पॉजिटिव वे में कि नेगेटिव वे में है। लिंक तो है लेकिन वो लिंक कैसी है, तो आप यहाँ से इसको कह सकते हैं कि ये लिंक और साथ में मल्टीपल रिसर्चर है, सारे तो नहीं है ना, तो ये भी नहीं कहा जा सकता, तो इसको हम कह सकते हैं कॉमन है, मतलब ये न्यूट्रल कर रहा है, ना उसकी फेवर में जा रहा ना ही उसका अपोज कर रहा है, दोनों ही बातें। कुछ रिसर्च कह रही होंगी कि भैया इसको बीमारी के तौर पर काउंट करना चाहिए बौनेपन को, कुछ कह रहे हैं शायद नहीं करना चाहिए, दोनों में बीमारी में और उसमें लिंक बना रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्ट्रेंथ दे रहा है, दूसरा कह रहा है नॉर्मल है, मतलब स्टेटमेंट 1 स्ट्रेंथन एंड व्हाइल स्टेटमेंट सेकंड इज न्यूट्रल, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है rooftop solar power growth has demonstrated an overall positive trend, but this will need to be scaled up massively to achieve the national target। क्या बोला, rooftop solar power growth has demonstrated an overall positive trend। जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं छतों पर, वो एक पॉजिटिव वे में ट्रेंड कर रहा है, लेकिन दिस विल नीड टू बी स्केल्ड अप मैसिवली टू अचीव द नेशनल टारगेट। नेशनल टारगेट को अगर हमको अचीव करना है तो इसे क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा स्केल करने की जरूरत है, और भी स्केल करने की जरूरत है, और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। तो अब आपको एजम्पशन बताना, इसमें आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, विथ ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट्स टू सोलर सेल एफिशिएंसी एंड बैटरी टेक्नोलॉजी रूफटॉप्स विल ओनली गेट मोर अट्रैक्टिव इन द फ्यूचर। अभी देखो एक यहाँ पर थोड़ा समझाने वाली बात है, आमतौर पर ओनली लगा हो तो हम उसे गलत मानते हैं, यहाँ ओनली लगने के बावजूद भी इसे हम सही मानेंगे। मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि इसे सही मानेंगे। क्यों मानेंगे इस बात को समझिए, क्योंकि उसने साफ साफ कहा है कि जो है अपना रूफटॉप सोलर पावर वह ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन अगर हमें चाहते हैं कि हम इसको नेशनल लेवल पर अपना जो टारगेट है उसको पाएं, तो हमें और ज्यादा इसको क्या करने की जरूरत है, बूस्ट करने की जरूरत है, और ज्यादा इसको स्केल्ड अप करने की जरूरत है। तो अगर इसको और ज्यादा स्केल्ड अप करने की जरूरत है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यही एक केवल जरिया है ना, यही एक जरिया जिससे हम मोर अट्रैक्टिव हो सकता है, मतलब एक यही तरीका नहीं जो समस्या को दूर करेगा, बट ये कह रहा है विल ओनली गेट मोर अट्रैक्टिव। मोर अट्रैक्टिव होने वाला है नियर फ्यूचर में, इन फ्यूचर। तो विद ऑन गोइंग इंप्रूवमेंट्स, अगर ऐसा इंप्रूवमेंट चलता रहा सोलर सेल का एफिशिएंसी का और बैटरी टेक्नोलॉजी का, तो रूफटॉप विल ओनली गेट मोर अट्रैक्टिव, यही है जो केवल ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। क्यों ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि ये ट्रेंड में चल रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भैया अगर ये ट्रेंड में चल रहा है और अगर ये धीरे धीरे से टेक्नोलॉजी खूब बढ़ेगी, चीजें सस्ती होंगी, आदमी के उसमें होगा कि वो पहुंच में होगा कि आसानी से उसको लगवा पाए, प्राइस उसका कम रहेगा, है ना, पहुंच में होगा कह सकते हैं सीधे सी भाषा में। तो क्या हो जाएगा, ज्यादा, अभी ट्रेंड में तो ऑलरेडी है लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग और उसको करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि नियर फ्यूचर में ओनली अट्रैक्ट होने वाला एक माध्यम बनेगा। दूसरा है मेजर सोलर प्रोजेक्ट्स दैट कनेक्ट टू द ग्रिड ऑफन फेस द चैलेंज ऑफ लैंड एक्विजिशन एंड ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी। अभी देखो मेजर सोलर प्रोजेक्ट दैट कनेक्ट टू द ग्रिड ऑफन फेस द चैलेंज, ये तो अपोज कर रहा है, और साथ में सबसे मेन बात क्या हो गई है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एजम्पशन। आप इसको एजम्पशन कैसे निकालेंगे, अगर ये चैलेंज, पहली बात तो उसने कहीं पर बोला ही नहीं है कि जो बहुत सारे प्रोजेक्ट है वो उसको प्रॉब्लम दे रहे हैं, उनको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऐसा बोला क्या, नहीं, वो तो बढ़िया कह रहा है कि भैया बहुत बढ़िया चल रहा है, ट्रेंड पर है, और आपको थोड़ा सा इसको और बूस्ट करना है और स्केल्ड अप करना है ताकि आप नेशनल लेवल पर टारगेट को फाइंड करें, तो दूसरा तो रॉन्ग हो जाएगा। अ सर्वे हेल्प्स डिटरमाइन यूजेबल रूफटॉप सेपरेटिंग देम फ्रॉम ग्रीन स्पेसेस एंड एनालिसिस, है ना,
एनालिसिस द क्वालिटी ऑफ द सोलर रिसोर्सेज। अब देखो अगेन यही वाली बात कर रहा है कि अ सर्वे हेल्प्स डिटरमाइन यूजेबल रूफटॉप सेपरेटिंग देम फ्रॉम ग्रीन स्पेसेस। अब जब ऑलरेडी वो चीज चल रही है तो आप इसको आप यहाँ से अनुमान कैसे लगाएंगे? ग्रीन टॉप की बात ही नहीं कर रहा, ग्रीन स्पेस की बात ही नहीं कर रहा, कि सर्वे की बात ही नहीं कर रहा है कि एक सर्वे कंडक्ट करना चाहिए, तो आप ये तो अनुमान ही नहीं लगाएंगे। आप बस इतना ही अनुमान लगा पाएंगे कि भाई अगर कोई भी चीज बेहतर हो रही है, बेहतर ट्रेंड कर रही है और अगर लोग उसको पसंद कर रहे हैं, मतलब वो लोगों को पसंद आ रही है, मतलब वो हो सकता है कि अगर उसको हम और ग्रोथ में लेके जाएं, उसमें टेक्नोलॉजी डेवलप करें और बैटरी का यूजेस करें प्रॉपर तरीके से, वो सस्ता हो जाए, लोगों तक पहुंच बन पाए, तो डेफिनेटली लोग उसको परचेस करेंगे। तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन 10 देखिएगा, द इंडियन meteorological department's forecast of above normal maximum and minimum temperature across the country during the pre-monsoon March May period is a timely alert for state authorities to review their preparedness। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट ऑफ एबव नॉर्मल मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर अक्रॉस। मतलब जो हमारा एक डिपार्टमेंट है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने क्या बोला है कि भैया अगर आपका एबव है ना, एबव नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमम, जो एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और मिनिमम टेम्परेचर होता है नॉर्मल वाला, है ना, कि नॉर्मली इतना मैक्सिमम जाता है इतना मिनिमम जाता है, उससे अगर एबव हो रहा टेम्परेचर अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग द प्री मानसून, मार्च और मई के महीने में, प्री मानसून पीरियड में, तो टाइमली अलर्ट फॉर स्टेट अथॉरिटी टू रिव्यू देयर प्रिपेयर्डनेस। मतलब वो स्टेट को भाई अलर्ट कर रहा है, अपना जो अपना कौन है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो कह रहा है कि भैया आप अलर्ट हो जाओ, अगर आप अलर्ट नहीं हो रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम और मैक्सिमम का जो दायरा है टेम्परेचर का, वो नॉर्मल टेम्परेचर जो रहता है कि मिनिमम इतना रहेगा मैक्सिमम इतना रहेगा, उससे अगर ऊपर जाने की संभावना है, कहाँ, मार्च और मई के महीने में, तो आप अलर्ट हो जाइए, अगर उससे ज्यादा जाने की संभावना है तो है। तो अब आपको क्या बताना, इसमें कह रहा है कि you have to read all the statement and decide which of them follow the argument mentioned in the statement। कौन सा आर्गुमेंट है इसके लिए? तो even a marginal rise above the normal will lead to enormous heat stress for million of Indians। बिल्कुल सही है, तभी तो उन्होंने ऐसा कहा है, नहीं तो थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए तो क्या फर्क पड़े। लेकिन आपको पता है कि भैया अगर थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इंडियन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम ऑलरेडी उन्हें सेट कर रखा ना, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में अगर हो जाए तो ज्यादा हो जाता, तो आप एक आर्गुमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, a spike in summer temperature in India is not new as in recent decade। It has resulted in a higher probability of extreme heat waves and caused a lot of death। अब आप बताइए, अगर ये चीज होती तो क्यों बेवजह ही आपको वार्न करते? तो इसका मतलब पहला वाला सही है, दूसरा वाला रॉन्ग हो जाएगा। ओनली फर्स्ट फॉलो। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों के लिए पीओ मेंस में 2025 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर आईपीएस पीओ मेंस। जो बच्चे प्रीलिम्स निकाल चुके हैं, क्योंकि पीओ प्री का रिजल्ट आ चुका है, तो जो बच्चे भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बढ़िया मेहनत करके जाइए। आज मैं 10 क्वेश्चन करवा पाया हूं, कोशिश करूंगा मैं एक और वीडियो लेकर आने के लिए आपको, जिसमें और रिमेनिंग 10 क्वेश्चन करवा पाऊं और जिससे आपका बेहतर हो पाए। ठीक है क्या? अभी हम देखेंगे हमारा पोर्टफोलियो है, ठीक है, और ये सारे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं और ये हमारा एड्रेस है। तो आप इस एड्रेस पर अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हो तो आप इस एड्रेस पर आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्ट नंबर पर बात, ज्यादा जानकारी के लिए आप बात कर सकते हैं हमसे। ठीक है, हमारा ऑफलाइन जो क्लासेस है वह एक तो नवीपेट इंदुलाल कॉम्प्लेक्स में है पुणे शहर के अंदर, दूसरा पीसीएमसी में ही है पुणे शहर के अंदर। ठीक है, ऑनलाइन तो हम अवेलेबल ही हैं, कहीं पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं से बैठे बैठे भी। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे हम लोग जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।